प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान ट्यूशन सेंटर में। आज वर्ग 11th का विषय अर्थशास्त्र का सेट 1 हल करने वाला हूं। तो इनसे पहले मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के वो आप देख सकते हैं, ताकि और बेहतर तरीक़ा से आप समझ सकें। क्योंकि जो मॉडल सेट है, मॉडल सेट पढ़ना काफ़ी ज़रूरी। अगर मॉडल सेट पढ़ के आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मनुष्य का सामाजिक कार्य, मनुष्य का धार्मिक कार्य, मनुष्य का आर्थिक कार्य, मनुष्य के मनोरंजन का कार्य। तो याद रखिए, जीवन के सामान्य कारोबार से आखिर किसका तात्पर्य है? तो मनुष्य का आर्थिक कार्य से। याद रखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उत्पादन, उपभोग, वितरण और सरकार का गठन। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा सरकार का गठन होगा। अगला प्रश्न, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, रेगनर फिशर को, या फिर माल्थस को, या फिर गोटफ्राइड एकेनवाल को? तो याद रखिएगा, सांख्यिकी का जनक गोटफ्राइड एकेनवाल को कहा जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा, सांख्यिकी तथ्य का। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है? इसका जो आंसर होगा, याद रखिए, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न में यहाँ सांख्यिकी शायद मेरे अनुसार ई नहीं होगा। इसमें जो दिया हुआ है संख्यात्मक मान भी हो सकता है बहुवचन में, और आंकड़ा भी हो सकता है, और सांख्यिकी तथ्य भी हो सकता है। तो याद रखिए, इसमें चारों ऑप्शन सही होगा। इसमें सी नंबर ऑप्शन नहीं, इसमें चारों ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, अगला प्रश्न आप सॉल्व करते हैं। संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। तो देखिए, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। इसका जो आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग पढ़े भी होंगे। अगला देखिए, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है? तो याद रखिएगा, प्राथमिक इसका सही होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है। आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति खाली जगह कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो आंसर होगा, परीक्षक होगा या अन्वेषक होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है? तो देखिए, आखिर प्रत्यक्ष संपर्क होता है, इसका जो आंसर होगा, ईमेल सर्वेक्षण तो नहीं होगा, टेलीफोन सर्वेक्षण भी नहीं होगा। यहाँ जो है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। तो याद रखिए, सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था? तो देखिए, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद में सर्वप्रथम जनगणना आखिर कब हुआ था? तो देखिए, ये तो 1951 में हुआ था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो इसमें दिया हुआ है, वर्गीकरण आंकड़ों को यहाँ पर खाली जगह व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो देखिए, आखिर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है तो यहाँ पर किस में? तो पंक्तियों में। अगला प्रश्न,
एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है। एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है, इसका जो आंसर होगा यहाँ पर देखिए उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के। ठीक है, अगला बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को फिर यहाँ खाली जगह चर में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए यहाँ मात्रात्मक होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चर संतत चर का एक उदाहरण है? तो देखिए संतत चर का कौन उदाहरण है? क्षेत्रफल, बच्चों की संख्या, या फिर पासे पर आने वाली संख्या, या इसका जो डी नंबर ऑप्शन यहाँ देखिए विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये सही होगा। मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है? देखिए मिलान चिन्हों की जो गणना होती है आखिर कितने समूहों में की जाती है? तो याद रखिए 5 समूहों में। अगला प्रश्न, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में की वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले और फिर 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। तो यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है? तो देखिए आखिर यहाँ पर जो बताया गया है कि बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को एक पेट्रोल पंप खोला गया और फिर डीजल की कीमतों में वृद्धि भी हुआ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, आखिर यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है, तो इसका जो आंसर होगा याद रखिए यहाँ जो दिया हुआ है ना पाठ विषयक के रूप में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा 11वीं की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों रूप में कक्षा में दिखाती है, वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है? तो यहाँ देखिए किस रूप में प्रस्तुत कर रही है? तो मात्रात्मक में नहीं होगा, पाठ विषयक में ये भी नहीं होगा, यहाँ मेरे अनुसार सारणीकरण होगा। तो याद रखिए सारणीकरण एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न, सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। तो सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो देखिए क्या कहलाता है? तो वो कालिक कहलाता है। अगला प्रश्न, काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए तोरण का प्रयोग किया जा सकता है। उसमें तोरण को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए तोरण को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए संचयी बारंबारता वक्र के नाम से। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिए 1951 इसका सही होगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया था, कब किया गया था? दादा भाई नौरोजी इसका आंसर होगा। रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, तो लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते हैं या कर सकते थे, या फिर कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, या फिर जान माल की हानि हुई, या फिर इसमें ए और बी दोनों दिया हुआ है। तो याद रखिए इसका जो है ना लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते थे या फिर कृषि के व्यवसायी को बढ़ावा मिला, यानी कि इसका दोनों आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो देखिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत में आखिर किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? याद रखिए मिश्रित। अगला प्रश्न जो इसमें है,
औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? तो देखिए यहाँ जो है ना, भारत को कच्चे माल का निर्यात बनाना था और उसके बाद में भारत को एक विशाल बाजार बनाना था, इसीलिए ए और बी इसका दोनों होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? तो देखिए काफ़ी आसान सा सवाल है, आप लोग ये पढ़े ही होंगे। किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो हुआ था वो 1938 ईस्वी में हुआ था। पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? तो देखिए ये भी काफ़ी आसान सा सवाल है। पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? तो देखिए 5 वर्षीय, ये भी 5 वर्ष ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? तो देखिए सार्वजनिक, इसका सी नंबर सही होगा। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए कब हुआ था? 1948 में हुआ था, क्योंकि देश 1947 में आज़ाद हुआ था। और इसीलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो देखिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो कहाँ पर है, कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिए कोलकाता में। अगला प्रश्न, आर्थिक संवृद्धि का प्रामाणिक सूचक, फिर यहाँ खाली जगह है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद होगा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए कब हुआ था? 1995 में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो देखिए भारत में जो नई आर्थिक स्थिति का जो घोषणा हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिए 1991 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यक्ष कर, और यहाँ खाली जगह लगाया जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर जो है किसके लिए लगाया जाता है? तो जो इसका आंसर होगा व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? तो देखिए विनिवेश का उद्देश्य जो है वो इनमें से सब होगा, क्योंकि वित्तीय अनुशासन बढ़ाना भी है, आधुनिकीकरण में सहायता देना पर भी है, और सरकार द्वारा आय एकत्रित करना भी है। तो याद रखिए इसमें सब होगा। अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भाई देखिए ये भी तो बच्चों वाला ही सवाल दिया हुआ है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यार प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न देखिए, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो देखिए टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिए 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न, टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? कितना आसान सा सवाल है भाई, आप लोग एक जरा मेहनत कीजिए। प्रश्न हल्का सा घुमा दिया गया है, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है। टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है, यानी कि टाटा स्टील जो है कितने देश में है? तो याद रखिए इसका ऑप्शन सही होगा 30। अगला प्रश्न और यही आखिरी का लास्ट प्रश्न है, विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए विश्व बैंक को आखिर किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा IBRD के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 40 का 40 प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक से हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं और वीडियो इसी तरह से बनाते रहेंगे। तो देखिए इसमें जो है मॉडल सेट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं सभी दोस्तों से ये बताना चाहता हूँ कि मॉडल सेट पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप मॉडल सेट पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम में तो आप काफ़ी नंबर उठा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप वीडियो को बंद करिएगा, ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।